नमस्कार। पुअर सपना हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू की आजादी। सिद्धेश्वरी जी बड़बड़ाए जा रही थी। जितनी तेजी से वह माथे पर हाथ फेर रही थी, उतनी ही तेजी से जुबान भी चला रही थी। नहीं, अब एक क्षण भी इस घर में नहीं रहूंगी। इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगी। हद होती है किसी बात की। 2 टके के माली की भी इतनी हिम्मत कि हमसे मुंहजोरी करे। समझ क्या रखा है? अब हम लौटकर इस देहरी पर कभी आएंगे भी नहीं। रामानंद जी वहीं आराम से कुर्सी पर बैठे उनका बड़बड़ाना सुन रहे थे। आखिरकार वे बोले, एक तो समस्या जैसी कोई बात नहीं, उस पर तुम्हारा यह बर्ताव। कैसे काम चलेगा बोलो? कुल इतनी सी ही बात है ना कि हरिया माली ने तुम्हें गुलाब का फूल तोड़ने नहीं दिया। गेंदे या मोतिया का फूल तोड़ लेती। ये छोटी छोटी बातें हैं। तुम्हें इन सबके साथ समझौता करना चाहिए। सिद्धेश्वरी जी पति को एकटक निहार रही थी। मन उलझा हुआ था। जो बातें उनके लिए बहुत बड़ी होती हैं, रामानंद जी के पास जाकर छोटी क्यों हो जाती हैं? क्रोध से उबलते हुए बोली, एक गुलाब से क्या जाता है? याद है लखनऊ में कितना बड़ा बगीचा था हम लोगों का। सुबह शहर से लौटकर हरसिंगार और चमेली के फूल चुनकर हम डोलची में सजाकर रख लिया करते थे। पर यह माली इस तरह अकड़ रहा है जैसे हमने कभी फूल ही नहीं देखे हो। बेचारा हरिया माली कोने में खड़ा गिड़गिड़ा रहा था। घर के दूसरे लोग भी डरे सहमे खड़े थे। अपनी तरफ से सभी ने मनाने की कोशिश की, किंतु व्यर्थ। सिद्धेश्वरी जी टस से मस नहीं हुई। जो कह दिया सो कह दिया। मेरी बात पत्थर की लकीर है, अब इसे कोई भी नहीं मिटा सकता। समझ गए ना? यह सिद्धेश्वरी टूट जाएगी पर झुकेगी नहीं। घर वाले उनकी धमकियों के आदी थे। उनकी बातचीत का तरीका ही ऐसा है। बात बात पर कसम खा लेना, बिना बात के ही ताल ठोकना। पहले ये बातें उनके अपने घर में होती थी। अपना घर यानी सरकार द्वारा आवंटित बंगला। सिद्धेश्वरी जी गरजती बरसती फिर सामान्य हो जाती। घर छोड़कर जाने की नौबत कभी नहीं आई। हर बात में दखल रखना वे अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती थी। सो वे दूसरों को घर से निकल जाने को अक्सर कहती, पर स्वयं पर यह बात कभी लागू नहीं होने देती थी। आखिरकार वे घर की मालकिन जो थी। आज परिस्थिति दूसरी थी। यह घर उनके बेटे समीर का था। बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत सीनियर एग्जीक्यूटिव राजधानी में अत्यधिक सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ टेरेस वाला फ्लैट। बेटे के अत्यधिक आज्ञाकारी होने के बावजूद वे उसके घर को कभी अपना नहीं समझ पाई, क्योंकि वे उन महिलाओं में से थी जो बेटे का विवाह होने के साथ ही उसे पराया समझने लगती हैं। अपनी हम उम्र औरतों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वे जब भी समीर और शालिनी से बात करती तो ताने या उलटवासी के रूप में, बात बात में दोहों और मुहावरों का प्रयोग, भले ही मूल रूप के बजाय अपभ्रंश के रूप में, सिद्धेश्वरी जी करती अवश्य थी, क्योंकि उनका मानना था कि अतिशय लाड़ प्यार जतलाने से बहू बेटे का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। विवाह से पहले समीर उनकी आंखों का तारा था। उससे उनका पहला मनमुटाव तब हुआ जब उसने विजातीय शालिनी से विवाह करने की अनुमति मांगी थी। रामानंद जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते थे। बेटे की खुशी को ध्यान में रखकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी थी। पत्नी को भी समझाया था। शालिनी सुंदर है, सुशिक्षित है, अच्छे खानदान से है, पर सिद्धेश्वरी जी अड़ी रही। इस बात के पीछे उन्हें अपने भोले भाले बेटे का दिमाग कम, एमबीए शालिनी की सोच अधिक नजर आई थी। बेटे के सीनियर एजुकेटिव होने के बावजूद उन्हें उसके लिए डॉक्टर या इंजीनियर लड़की के बजाय मात्र इंटर पास साधारण सी कन्या की तलाश थी, जो हर वक्त उनकी सेवा में तत्पर रहे और घर की परंपरा को भी आगे कायम रखे। रामानंद जी लाख समझाते रहे कि ब्याह समीर को करना है। अगर उसने अपनी पसंद से शालिनी को चुना है तो हम क्यों बुरा माने। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को समझते भी हैं। सो वे अच्छी तरह से निभा लेंगे। पर सिद्धेश्वरी जी के मन में बेटे का अपनी मनमर्जी से विवाह करने का कांटा हमेशा चुभता रहा। उन्हें ऐसा लगता जैसे शालिनी के विवाह करके समीर ने बहुत बड़ा गुनाह किया है।
खैर, किसी तरह से निभ रही थी और अच्छी ही निभ रही थी। रामानंद जी सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता थे। हर 3 साल में उनका तबादला होता रहता था। इसी बहाने वे भी उत्तर प्रदेश के कई छोटे बड़े शहर घूमी थी। बड़े बड़े बंगलों का सुख भी खूब लूटा। नौकर चपरासी सलाम ठोंकते। समीर और शालिनी दिल्ली में रहते थे। कभी कभार ही आना जाना हो पाता। जितने दिन रहते, हंसते खिलखिलाते समय निकल जाता था। स्वाति और अनिरुद्ध के जन्म के बाद तो जीवन में नए रंग भरने लगे थे। उनकी धमा चौकड़ियों और खिलखिलाहटों में दिन रात कैसे बीत जाते पता ही नहीं चलता था। देखते ही देखते रामानंद जी की रिटायरमेंट की उम्र भी आ पहुंची। लखनऊ में रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अनूप शहर चलकर रहने का प्रस्ताव सिद्धेश्वरी जी के सामने रखा तो वे नाराज हो गईं। हम नहीं रहेंगे वहां की घिचपिच में। तो फिर इसीलिए हम हमेशा आपसे कहते थे एक छोटा सा मकान बुढ़ापे के लिए बनवा लीजिए, पर आपने हमेशा मेरी बात को हवा में उछाल दिया। रामानंद जी मायूस हो गए थे। सिद्धेश्वरी, तुम तो जानती हो सरकारी नौकरी में कितना पैसा हाथ में मिलता है। घूस मैंने कभी ली नहीं। मुट्ठी भर तनख्वाह में से क्या खाता क्या बचाता। बाबूजी की बचपन में ही मृत्यु हो गई। भाई बहनों के दायित्व निभाए। तब तक समीर और नेहा बड़े हो गए थे। एक ही समय में दोनों बच्चों को इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री दिलवाना आसान तो नहीं था। उसके बाद जो बचा वह शादियों में खर्चा हो गया। यह अच्छी बात है कि दोनों बच्चे सुखी हैं। रामानंद जी भावुक हो उठे थे। आंखों की कोर भीग गई। स्वर आर्द्र हो उठा था। रिटायरमेंट के बाद रहने की समस्या जस की तस बनी रही। इस समस्या का निवारण कैसे होता? फिलहाल दौड़ भाग कर रामानंद जी ने सरकारी बंगले में ही 6 महीने रहने की अनुमति हासिल कर ली। कुछ दिनों के लिए तो समस्या सुलझ गई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट रेंट पर बंगले में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था। सो लखनऊ के गोमती नगर में 2 कमरों का मकान उन्होंने किराए पर ले लिया था। जब भी मौका मिलता समीर आकर मिल जाता। शालिनी नहीं आ पाती थी, बच्चे बड़े हो रहे थे। स्वाति ने इंटर पास करके डॉक्टरी में दाखिला ले लिया था। अनिरुद्ध ने 10वीं में प्रवेश लिया था। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ दादा दादी की भी उम्र हो गई थी। बुढ़ापे में कई तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। यह सोचकर इस बार जब समीर और शालिनी लखनऊ आए तो आग्रह सहित उन्हें अपने साथ रहने के लिए लिवा ले गए थे। सिद्धेश्वरी जी ने इस बार भी ना नुकुर तो बहुत की, पर समीर जिद पर अड़ गया था। बुढ़ापे में आप दोनों का अकेले रहना ठीक नहीं है और बार बार हमारा आना भी उतनी दूर से संभव नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान अलग से होता है। सिद्धेश्वरी जी को मन मार कर हामी भरनी पड़ी। अपनी गृहस्थी 3-5 कर यहाँ आ तो गई थी, पर बेटे बहू की गृहस्थी में तारतम्य बैठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उनके लिए। बेटा बहू उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे, उन्हें शिकायत का मौका नहीं देते थे। फिर भी जब मौका मिलता सिद्धेश्वरी जी रामानंद को उलाहना देने से बाज नहीं आती थी। अपना मकान होता तो बहू बेटे के साथ रहने की समस्या तो नहीं आती। अपनी सुविधा से घर बनवाते और रहते। यहाँ पड़े हैं दूसरों की गृहस्थी में नहीं, अपने बहू बेटे के साथ रह रहे हैं सिद्धेश्वरी। वे हंसकर कहते, तुम नहीं समझोगे। सिद्धेश्वरी जी टेढ़ा सा मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती। उन्हें बात-बात में हस्तक्षेप करने की आदत थी। मसलन स्वाति क्वेड में क्यों पढ़ती है, स्कूटर चलाकर कॉलेज अकेले क्यों जाती है, शाम ढलते ही घर क्यों नहीं लौट आती, देर रात तक लड़के लड़कियों के साथ बैठकर कंप्यूटर पर क्यों काम करती है। लड़कियों के साथ तो फिर भी ठीक है, लड़कों के साथ क्यों बैठी रहती है। उन्होंने कहीं सुना था कि कंप्यूटर अच्छी चीज नहीं है। वे अनिरुद्ध को उनके बीच जाकर बैठने के लिए कहती कि कम से कम पता तो चले वहाँ हो क्या रहा है। तो अनिरुद्ध बिदक जाता। उधर स्वाति को भी बुरा लगता। ऐसा लगता जैसे दादी उसके ऊपर पहरा बिठा रही हो। इतना ही नहीं, वह जीन्स टॉप क्यों पहनती है, साड़ी क्यों नहीं पहनती, रसोई में काम क्यों नहीं करती आदि। धीरे धीरे स्वाति ने उनसे बात करना कम कर दिया। वह उनसे दूर ही छिटकी रहती। वे कुछ कहती तो उनकी बातें एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती। पोती के बाद उनका विरोध
अपनी बहू से भी था। उसे सीधे साधे टोकने के बजाय रामानंद जी से कहती, बहुत सिर पर चढ़ा रखा है बहू ने स्वाति को। मुझे तो डर है कहीं उसकी वजह से इन दोनों की नाक ना कट जाए। रामानंद जी चुपचाप पीतल के शोपीस चमकाते रहते। सिद्धेश्वरी जी का भाषण निरंतर जारी रहता। बहू खुद भी तो सारा दिन घर से बाहर रहती है, तभी तो ना घर संभाल पा रहा है ना बच्चे। कहीं नौकरों के भरोसे भी गृहस्थी चलती है। बहू की नौकरी ही ऐसी है, दिन में 2 घंटे उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। अब काम चाहे 2 घंटे का हो या 4 घंटे का, आवाजाही में भी समय निकलता है। जरूरत क्या है नौकरी करने की, समीर अच्छा कमाता ही है। अब इस उम्र में बहू मनकों की माला तो फेरने से रही। पढ़ी लिखी है, अपनी प्रतिभा सिद्ध करने का अवसर मिलता है तो क्यों ना करे। अच्छा पैसा कमाती है तो समीर को भी सहारा मिलता है। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है। इधर रामानंद जी ने अपने आप को सबके अनुसार ढाल लिया था। मजे से पोता पोती के साथ बैठकर कार्टून फिल्में देखते, उनके लिए पिज्जा तैयार कर देते, बच्चों के साथ बैठकर पॉप म्यूजिक सुनते। पास पड़ोस के लोगों से भी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब भी मन करता उनके साथ ताश या शतरंज की बाजी खेल लेते थे। बहू के साथ भी उनकी खूब पटती थी। रामानंद जी के आने से वह पूरी तरह निश्चिंत हो गई थी। अनिरुद्ध को नियमित रूप से भौतिकी और रसायन शास्त्र रामानंद जी ही पढ़ाते थे। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उन्होंने ही तैयार करवाई थी। बच्चों को छोड़कर शालिनी पति के साथ एक आध दिन दौरे पर भी चली जाती थी। रामानंद जी को तो कोई असुविधा नहीं होती थी, पर सिद्धेश्वरी जी जल भुन जाती थी। झल्लाकर कहती, बहू को आपने बहुत छूट दे रखी है। रामानंद जी चुप रहते तो वे और चिढ़ जाती। अपने दिन याद हैं, अम्मा जब गांव से आती थी तो हम दोनों का घूमना फिरना तो दूर, साड़ी का पल्ला भी जरा सा सिर से सरकता तो वे रूठ जाती थी। अपने दिन नहीं भूला हूँ, तभी तो बेटे बहू का मन समझता हूँ। क्या समझते हो? यही कि अभी इनके घूमने फिरने के दिन हैं। घूम ले और फिर बहू हमारे लिए पूरी व्यवस्था करके जाती है, फिर क्या परेशानी है? परेशानी तुम्हें नहीं मुझे है। बुढ़ापे में घर संभालना पड़ता है। जरा सोचो, बहू तुम्हारे पर विश्वास करती है, इसीलिए तो तुम्हारे भरोसे घर छोड़कर जाती है। सिद्धेश्वरी जी को कोई जवाब नहीं सूझता था। उन्हें लगता था पति समेत सभी उनके खिलाफ हैं। दरअसल वे दिल की इतनी बुरी नहीं है, बस अपने वर्चस्व को हमेशा बरकरार रखने की, अपना महत्व जतलाने की आदत से मजबूर थी। उनकी मर्जी के बिना घर का पत्ता तक नहीं हिलता था। यहाँ तक कि रामानंद ने भी कभी उनसे तर्क नहीं किया था। बेटे के यहाँ आकर उन्होंने देखा सभी अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं, तो उन्हें थोड़ी सी कोफ्त हुई। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे अब एक अस्तित्व विहीन सा जीवन जी रही हूँ। पिछले हफ्ते से एक और बात ने उन्हें परेशान कर रखा था। स्वाति को आजकल मार्शल आर्ट सीखने की धुन सवार हो गई थी, लेकिन स्वाति ने पहले ही कहा था कि उसे रोकने की कोशिश भी मत करना। अब तो चैत का महीना आने वाला है, पक्षी जगह ढूंढकर घोंसला बनाते हैं। उनकी बात सच निकली। देखा एक दूसरा कबूतर ना जाने कहाँ से तिनके घास वगैरह लाकर इकट्ठे करने लगा। वह नर व मादा का जोड़ा था। मादा गर्भवती थी। नर ही उसके लिए दाना लाता था और चोंच से उसे खिलाता था। सिद्धेश्वरी जी मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखती। पक्षियों को नीड़ बनाते देख उन्हें अपनी गृहस्थी जोड़ना याद आ जाता। उन्होंने भी अपनी गृहस्थी इसी तरह बनाई थी। रामानंद जी कमाकर लाते, वे बड़ी ही समझदारी से उन पैसों को खर्च करती। 2 देवर 2 नंदे ब्याही, मायके से जो भी मिला वह नंदों के ब्याह में चढ़ गया। लोहे के 2 बड़े संदूक को लेकर अपने नीड़ का निर्माण किया। बच्चे पढ़ाए, उनके ब्याह कराए, जन्मदिन मुंडन क्या नहीं निभाया। खैर अब तो सब निपट गया। बच्चे अपने अपने घर में सुख से रह रहे हैं। उन्हें भी मान सम्मान देते हैं। हाँ, एक कसक जरूर रह गई, अपने मकान की। वही नहीं बन पाया। बड़ा चाव था उन्हें अपने मकान का। मनपसंद रसोई, बड़ा सा लॉन, पीछे आंगन, तुलसी चौरा, सूरज की धूप की रोशनी, खिड़की से छनकर आती चांदनी और खिड़की के नीचे बनी क्यारी।
वह उस क्यारी में लगी मधुमालती की बेल। वे बैठे बैठे बोर होती, करने को कुछ था नहीं। एक दिन उन्होंने कबूतरी की आवाज देर तक सुनी। वह एक ही जगह बैठी रहती। अनिरुद्ध उनके कमरे में आया तो अति उत्साहित, अति उत्तेजित स्वर में बोला, बड़ी माँ, कबूतरी ने घोंसले में अंडा दिया है। इसे छूना मत। कबूतरी अंडे को तब तक सहेजती रहेगी जब तक उसमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। अनिरुद्ध पीछे हट गया था। उन्हें इस परिवार से लगाव सा हो गया था, जैसे माँ अपने बच्चे के प्रति हर समय आशंकित सी रहती है कि कहीं उसके बच्चे को चोट न लग जाए। वैसे ही उन्हें भी हर पल लगता कि इन कबूतरों के उठने बैठने से यह अंडा मात्र 4 इंच की जगह से नीचे न गिर जाए। एक दिन उस अंडे से एक बच्चा बाहर आया। सिर्फ उसकी चोंच, आंखें और पंजे दिखाई दे रहे थे। अब कबूतर का काम और बढ़ गया था। वह उड़ता हुआ जाता और दाना ले आता। कबूतरी एक एक दाना करके उस बच्चे को खिलाती जाती। सिद्धेश्वरी जी ने अनिरुद्ध से कहकर उन कबूतरों के लिए वहीं खिड़की पर 2 कटोरों में दाने और पानी की व्यवस्था करा दी थी। अब कबूतर का काम थोड़ा आसान हो गया था। सिद्धेश्वरी जी अनजाने ही उस कबूतर जोड़े की तुलना खुद से करने लगी थी। ये पक्षी भी हम इंसानों की तरह ही अपने बच्चों के प्रति समर्पित होते हैं। फर्क यह है कि हमारे सपने हमारे बच्चों के जन्म के साथ ही पंख पसारने लगते हैं। हमारी अपेक्षाएं और उम्मीदें भी हमारे स्वार्थी मन में छिपी रहती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।